दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो सवालात हैं, और अब तो सभी बहुत से सवालात पूछ रहे हैं, कुछ सवालात हमारे अपने भी हैं। ये सिलसिला जारी रखा है अभी, तो ये उस हिस्से की आज तीसरी कड़ी है। आपसे पिछली पॉडकास्ट में बात की थी अपनी अदालतों के हवाले से, और जो वहाँ का केनिया का सहाफ़ी है अखबार नेशन का न्याबोआ केज जो है, उसने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है इसको, और बहुत से आर्टिकल्स उसने लिखे हैं। तो उसी सिलसिले में बात हो रही थी पिछली पॉडकास्ट में आपसे। तो एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो उसी 25 अक्टूबर वाला जो आर्टिकल था, उसने लिखा कि जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ से बिल्कुल उसने साफ लफ्ज़ों में तो शायद उस हिसाब से नहीं लिखा, लेकिन इम्प्रेशन ये मिलता है जिस तरीके से लिखा है कि जो पाकिस्तान की टीम थी उनके ज़्यादा जो सवाल थे एक किस्म से अरशद शरीफ की गैजेट्स के लिए ज्यादा थे। तो वो तो जैसे सबको पता चल गया है कि इस वक्त वो FIA के पास है, बल्कि अगली उसकी एडवांसमेंट भी आपको पता चल गई होगी सिंध के बारे में, अगर आपने इमरान रियाज खान का व्लॉग सुना है तो अल्लाह ही रहम करे। जैसे कि आप जानते हैं, सारी दुनिया ने ही इस केस का नोटिस लिया है, और आम जो केनियंस हैं उन्होंने भी अपने एहसासात बयान किए हैं, और पाकिस्तान को लगता है थोड़ा सा और आज़ाद मिल रहा है। कुछ आम लोगों में से बाज का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत की साजिश थी केनिया की हुकूमत के खिलाफ। बात तो वहीं आकर रुकी जैसे उनका मीडिया इस वाक़े के बाद महसूस कर रहा है कि उनका मुल्क कुछ ज्यादा ही स्पॉटलाइट में आ गया है और गलत तरीके से आ गया है। ये जो आम लोग हैं, वो जो ये साजिश की बात कर रहे हैं, फीलिंग भी उसमें वो सेम ही है। इस वक्त हमारी अदलिया का इम्तहान है। देखें किस हद तक तफ्तीश होती है, किस लेवल का इंसाफ दिया जाता है अरशद शरीफ की फैमिली को। जहाँ तक रह गया ताल्लुक केनिया की रेपुटेशन का, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि पहले बताया था, साल में 1000 से ज़्यादा इस किस्म के कत्ल होते हैं। तो वहाँ पर एक लिस्ट है हाई प्रोफाइल जो हैं उनके इंसिडेंट्स की। जो आम कत्ल होते हैं उनमें हाई प्रोफाइल कत्ल जो हैं उनकी एक अलग लिस्ट है, जिसमें अब अरशद शरीफ का नाम भी अनफॉर्चुनेटली शामिल हो गया है। जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 2 इंडियन नेशनल्स जो हैं वो भी उस वक्त लापता हैं, बल्कि 10 अक्टूबर को ये जो खबर आई थी, वो लोग जुलाई से घर से निकले थे क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ उनको जॉब मिली थी अल्बन IT डिपार्टमेंट में। एक खबर में कहीं एक जगह नजर आया कि शायद उनका कत्ल हो गया है, लेकिन घर वाले जो हैं उन तक अभी तक यही पता है कि वो लापता है और वो बेचारे ढूंढ रहे हैं। जो ज्यादा खबर इस बारे में देखने में आई है कि ये लोग जुलाई से वहाँ पर थे, मालूम नहीं कि कितनी देर हुई थी उनको इंडिया से वहाँ पहुंचे हुए, लेकिन जुलाई में लापता हुए थे। सिर्फ 10 अक्टूबर को ये नजर आई थी खबर कि उन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी हेल्प करें उनके फैमिली मेंबर्स को केनिया से ढूंढने के लिए। इस जर्नलिस्ट की आपसे बात की है न्याबोआ केज जो है, जो कि दी नेशन अखबार से मुंसलिक है और अरशद शरीफ के केस को फॉलो अप कर रहा है। उसने अपनी तहरीर जो कि 22 नवंबर 2022 की है, उसमें 6 अमरीकियों का भी जिक्र किया है कि शॉट होने से पहले अरशद शरीफ उन 6 अमरीकियों के साथ भी था। और ये खबर उसको वकार अहमद से मिली है, और वकार अहमद ने इस बयान को देने के बाद फौरन अपनी कनेडियन जो एम्बेसी है उससे अपने लिए प्रोटेक्शन मांग ली है, क्योंकि उसका नाम केनियन पुलिस ने इस केस की तफ्तीश के बारे में लिख लिया था। यही वजह है कि केनियन पुलिस की तरफ से भी उसको दबाव महसूस हुआ, और फिर जब पाकिस्तान की और जब सहाफियों ने उससे सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कनाडा की एम्बेसी जो है वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए गालबन रिक्वेस्ट की है। एक और डिटेक्टिव जो इस केस से मुतालिक है, उसने दी नेशन का जो यही सहाफी है उसको ये बताया था कि वकार अहमद ने उसको बयान दिया है कि अरशद शरीफ ने उसके साथ एक पार्टी में हिस्सा लिया था, जो कि उसी अमोडाम जो है वेन्यू उसके पास है। अब इसी रिपोर्ट में 6 अमरीकियों से टोटल जो है वो 12 हो गया है, और ये जो 12 का टोटल है उसमें 6 अमरीकी शामिल थे यानी कि। और जिन 6 अमरीकियों का जिक्र हो रहा है जो कि पार्टी वहां पर हुई एक बुश में, तो लिखा है कि वो जो 6 थे वो अमरीकी कमांडर्स थे, और ये उस टीम का हिस्सा थे जो कि वहां पर उस कैंप में ठहरी हुई थी।
اور یہ معلومات اس کو جس افسر سے ملی ہیں اس نے بہت اپنی وہ خاموشی سے اعتبار میں یا اعتماد میں اس کو یہ خبر دی ہے، کیونکہ اس کو میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے یہ بھی بتایا۔ اب تھوڑا سا اس بات سے یوں ہی ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس دن ارشد شریف کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور جگہ دیکھیے نا، یہ جگہ کیا تھی؟ شوٹنگ رینج تھی۔ تو غالباً ارادہ کیا ہوا تھا کہ شوٹنگ رینج ہوگی، تو وہی بات جو کہ انہوں نے کی کہ شوٹنگ رینج ہوگی، تو وہاں پر تو سارا ٹائم پریکٹس ہوتی رہتی ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب وہ ایک طرف سے مسٹیکن آئیڈینٹی تو ایک اور طریقے سے ہو گئی کہ کار چوری ہوئی تھی، حالانکہ وہ جو کار چوری انہوں نے درج کروائی تھی اس میں بچہ کوئی نہیں تھا، اس آدمی کا بیٹا جو تھا وہ کار چلا رہا تھا، اور وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے چلا گیا اور باپ کو پتہ نہیں چلا، تو باپ نے وہ فوراً فون کر دیا پولیس کو کہ کار چوری ہو گئی ہے۔ بہت عجیب سا مقدمہ بنایا ہے، اس کا سر پیر کوئی لگتا نہیں ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اب جو یہ انویسٹیگیٹو ٹیم بنائی جائے گی، کیا یہ انڈیپینڈنٹلی تفتیش کے لیے وہاں پر جائیں گے، یا جو پولیس رپورٹ ان کو مل گئی ہے اس پر اکتفا کریں گے؟ اور جہاں تک اس پورے ڈرامے کا کہہ لیجیے انفارچونیٹ ڈرامہ جو ہے، اس کے دو جو مین کردار نظر آ رہے ہیں وہ ہیں یہ دونوں بھائی وقار اور خرم۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وقار نے کہا ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ تو بس ایک کھانے پر ملاقات ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ جانتا نہیں ہے۔ پاکستان کی تفتیش میں بہت اچھا ہوگا کہ اگر باہر کی ایجنسی جو ہے اس میں سے بھی کچھ ایکسپرٹس جو ہیں اس میں شامل کیے جائیں۔ اور اس وقت جو تسنیم حیدر نے لندن میں رپورٹ درج کروائی ہے، جو کہ اس وقت معلوم نہیں کس سٹیج کے اوپر ہے، لیکن وہاں پر تو اس قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بہت سیریس لیتے ہیں، کنسپیرسی ٹو مرڈر، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو اگر تو وہ تفتیش کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی شاید اچھا ہو کہ پاکستان کی تفتیش میں شامل کر لیا جائے کسی سٹیج پر، یا ان سے بھی معلومات جو ہیں حاصل کی جائیں۔ بہرحال کینیا کی پولیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب تک ہی فائر آرمز جو ہیں اس وقت استعمال ہوئے تھے وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک پریکاشنری میجر جو ہے اس کے تحت انہوں نے وہاں کا جو بھی ہے ان کا فائر آرم جو کہ ان آفیسرز کے پاس ہے وہ انہوں نے لے لیا ہے ان سے، مور لائکلی فورینزک کے لیے۔ لیکن یہ مت بھولیں کینیا جو ہے وہ پاکستان سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے رشوت کے معاملے میں، اور خاص طور پر اگر وہ تسنیم حیدر والا بیان جو ہے لندن میں، تو جہاں تک تعلق ہے شریف فیملی کا، تو پیسے کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں، خواہ وہ پیسہ کینیا کی پولیس کو ملے، ان کی حکومت کو ملے، یا پھر تفتیش کرنے والے جو کہ لندن میں ہیں ان میں سے کوئی ویک پرسن ڈھونڈا جائے۔ ویسے تو وہ بہت اسٹرکٹ ہیں ایسے کاموں میں، مسلمانوں والا حساب نہیں ہے کہ ہر کوئی تیار ہے رشوت لینے کے لیے، لیکن پھر بھی ہے تو انسان۔ جہاں تک کینیا کا تعلق ہے تو رپورٹ میں وہی لکھا ہے مسٹیکن آئیڈینٹی، یہ 4 آفیسر جو تھے وہ ڈیوٹی پر تھے، ایک انسپیکٹر، دوسرا سپرنٹینڈنٹ، تیسرا کانسٹیبل اور چوتھا کارپورل، یہ چاروں اس روڈ بلاک کو دیکھ رہے تھے۔ تو آگے وہی کہانی کہ خرم احمد نے کار نہیں روکی، انہوں نے گولی چلا دی۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات نکلتی ہے اسی رپورٹ سے، جو کہ صحافی کو بتایا گیا۔ ایک آفیسر نے کہا کہ اس کی سمجھ سے باہر ہے کہ امریکیوں نے اس کیمپ میں کیسے جگہ لی اور کس جیورسڈکشن کے تحت انہوں نے وہاں بیئر بھی پی، کیونکہ اس طرح کے پلانز جو ہیں ہمیشہ حکومتوں کے درمیان طے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان کی بیئر پینے کا ذکر آیا ہے تو بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں اس نے ایسے کہا، کیونکہ یہ بیان کافی عجیب ہے۔ جیسے کہ پاکستان کی ٹیم نے غالباً ان سے لسٹ مانگی تھی جو ان کے پاس مہمان آ کر ٹھہرے ہیں ان سب کے بارے میں، تو اگر جب تعلق آتا ہے امریکیوں کا اور کمانڈرز اس نے لکھا ہوا تھا، اور یہ جو بتانے والا ہے اس نے جیورسڈکشن کی بھی بات کی ہے بیئر پینے کے لیے خاص طور پہ، تو کیا پاکستان کی ٹیم نے کوئی ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی کہ یہ امریکن جو تھے وہ کس حساب سے بیٹھے ہوئے تھے؟ آیا کہ وہ کینیا میں رہتے ہیں کسی پروجیکٹ کے اوپر، یا ان کی اپنی کسی سرکاری عمارت کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے؟ ریلیشن شپ تو پوچھنا چاہیے نا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس آفیسر نے مینجمنٹ سے پوچھا کہ ان امریکیوں کا کینیا کی حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور
और वो यहाँ पर किस कैपेसिटी से आए हैं और किसकी इजाजत से बियर पी रहे हैं। इस रिपोर्ट में इस सहाफ़ी ने लिखा है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है इस वक्त कतर में है, ये पूछने के लिए कि उसने केन्या जाने के लिए मुल्क क्यों छोड़ा। अब ये कतर का नाम बीच में मालूम नहीं या गलती से छप गया है, क्योंकि कतर का जिक्र तो पहले किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम में FIA के डायरेक्टर अतर वहीद थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो से डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमर शाहिद हमीद थे गालिबन। तो उन्होंने खुर्रम अहमद को CCTV जो है उसके फुटेज के लिए खत लिखा है, जहां पर अरशद शरीफ ठहरा हुआ था। और ये जो रिपोर्ट है ये 21 नवंबर 2022 की है जब उसने लिखा है। तो उससे अंदाजा ये होता है कि तब तक इनको CCTV जो है उसका फुटेज नहीं मिला था। उम्मीद है कि अब तक मिल गया होगा, अनलेस कि वो ऑलरेडी ही डिलीट नहीं कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम ने इनसे अपने सारे मेहमानों की डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हैं वो मांगी हैं। मालूम नहीं इनको मिली हैं या नहीं, खास तौर पर उन लोगों की डिटेल जो उस दिन अरशद शरीफ के साथ थे। और उसके बाद उन्होंने इसी टीम ने अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के बारे में सवालात किए। और केन्या की जो पुलिस की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये दोनों चीज़ें वक़ार अहमद को दे दी गई थी। ये मामला जो है ये काफ़ी उलझा हुआ सा है, क्योंकि अगर आप हकीकत देखें तो हुआ क्या, उस वक्त खुर्रम अहमद कार चला रहा था। तो जब अरशद शरीफ कार में थे तो इसका मतलब ये है कि उनके पास उस वक्त फोन और लैपटॉप उस वक्त कार ही में था। फिर जब ये अपने भाई के घर गया, जिसने बाद में पुलिस को बुलाया और अरशद शरीफ की बॉडी को फिर भेज दिया गया पेपर वर्क के बाद, तो एक जगह के ऊपर उसने वक़ार अहमद ने लिखा था कि उसने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है वो गालिबन पुलिस के इसके हवाले कर दिया था या इंटरनल जो है कंट्रोल वाले उनके, बहरहाल उसने दे दिया था उनको। और अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि केन्या की जो पुलिस स्टेटमेंट थी उसमें लिखा था कि ये दोनों चीज़ें वक़ार अहमद को दे दी गई। तो क्या इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज़ें रखी, इनको चेक किया और फिर वापस वक़ार अहमद को दे दी? इतने लोगों को इस लैपटॉप में और फ़ोन के अंदर छुपे हुए डाटा जो है उसकी तजस्सुस में, अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितने लोग इस लैपटॉप के डाटा की तलाश में थे और फ़ोन के डाटा की तलाश में थे। किस का इंटरेस्ट था इसमें, और इस वक्त ये मालूम नहीं है, क्योंकि आखिरी खबर जो लेटली पाकिस्तानी मीडिया से पता चला है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं FIA के पास है। और फिर ये है कि अगर इस लैपटॉप को अदालत में पेश करना है तो अदालत जो है वो कैसे डिटरमिन करेगी कि इसमें से कितना कुछ डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं दोनों मुल्कों की, उनमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी है। तो क्या एक तीसरी ऑटोप्सी करवानी पड़ेगी? जहाँ तक पाकिस्तान की ऑटोप्सी जो है उसकी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ मेटल जो है जिसको वो समझ रहे हैं गोली जो, वो उनको सीने में मिली है। अब सवाल ये उठता है कि केन्या जो है, क्या उनकी टीम एकदम से ये मिस कर गई? क्योंकि उनकी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस किस्म के जो है बयानात, चीज़ें जो खासतौर पे सबूत जो है वो बहुत अहम होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है खासतौर पे गोली का, ये तो और भी अहम है, क्योंकि जो फोरेंसिक करते हैं माहिरीन वो ये देखते हैं कि ये गोली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पिस्टल या गन से आई है, उसके बाद वो ये देखते हैं कि ये किस तरफ से आई है, इससे डायरेक्शन पता चल सकती है। तो ये होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जो कि मिलकर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो एक तफ्तीश का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि जो तशद्दुद के बारे में बात हुई थी पाकिस्तान में, यहाँ की जो रिपोर्ट थी ऑटोप्सी की टीम से, जिसकी मालूम नहीं किस बीमार जहन ने वो फोटो जो थी वो शाया कर दी थी, लीक कर दी थी, लेकिन बहरहाल वो चीज़ जो है वो इन्हीं रिपोर्ट से पता चलता है कि केन्या में जिक्र किया गया कि जो पाकिस्तान की टीम है उनको ये गोली चेस्ट में मिली है। तो आपकी रिपोर्ट में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं था। तो ये भी थोड़ी सी उलझन है बीच में। तो दोनों रिपोर्ट्स जो हैं उनमें कुछ, जैसे कहा ना, डिस्क्रिपेंसी है थोड़ी सी। जहाँ तक रह गया तशद्दुद का, तो जो केन्या के जो हैं डॉक्टर्स, पैथोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने इस क्लेम को रद्द कर दिया है कि बॉडी पर तशद्दुद हुआ है शूट करने से पहले।
कहा जाता है कि ये जो गोली सीने में मिली है ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि उससे वो पहले देखते हैं कि ये कौन सी गोली है, कौन से हथियार से निकली है, उसके बाद वो ये मुतय्यन करते हैं देखने के लिए। फिर वो ये देखते हैं कि ये शूटिंग जो है वो किस समत से आई। तो बाज़ औक़ात जिस तरीके से जख्म होता है, जिस डायरेक्शन से गोली आती है, वो बहुत कुछ एक्सपर्ट्स को बता देती है। क्योंकि जब कोई रिपोर्टर या जब कोई ऐसे तज्जिया निगार कह दे कि ये गोली जो थी सीने में निकली थी, ये कैसे मिस हो गई उनसे, या जान के उसके अंदर रहने दी उन्होंने, तो थोड़ा सा मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जब ये कहा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर सीने में वो गोली रहने दी, बहुत अजीब सा सवाल लगता है। क्योंकि जब क्रिटिसिज्म होती है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना होता है, तो थोड़ा सा इंसान सोच ही ले कि ये जो उनका बयान है ये कैसा सुनाई देने में होगा, कि ये सेंसिबल होगा, सेंसलेस होगा, कि शक्ल से पता चल जाएगा कि सेंसलेस है या अनरीजनेबल है कि जान के सीने में गोली छोड़ दी गई। तो क्या सीने में वो जानकर छोड़ देनी गोली और उसको ना डिस्कवर करना ऑटोप्सी में, तो उस तरह मुल्क की जिस बेइज्जती को वो बार बार जिक्र करते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या वो इज्जत वापस आ जाना थी? रियलिस्टिकली अगर इंसान सोचे तो गोली छुपाने से उनका मोटिव क्या हो सकता था? अगर उनको पहले ही अपनी बैनुल अक़वामी बदनामी जो है उसका फिक्र महसूस होता है, तो क्या इस किस्म का काम करके तो वो सनसनी फैलाना चाह रहे थे, दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करना चाह रहे थे, क्योंकि पहले ही है। बहरहाल उस रिपोर्ट में मौत की वजह जो है वो दिमाग में गोली लगने से है और दाएं फेफड़े से जख्मी होने की वजह से है। ये याद रहे कि पहला पोस्टमार्टम जो था वो 2-3 दिन के बाद हुआ था। यहाँ पर 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है जो बॉडी लेकर गए थे ब्लैंकेट में लपेटी हुई, मिस्टर रामा और मिस्टर शहबाज। लगता है कि हुकूमत ने बाकायदा सिक्योरिटी नहीं दी। पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं जो केन्या में तैनात हैं, इतना एम्बेसी को एक्टिव और प्रोएक्टिव होना चाहिए था या उम्मीद की जा सकती है उनसे, उतना रिस्पॉन्स सुनने या पढ़ने में नहीं आया। एक जो बयान एम्बेसी का नजर आया है उसमें उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है और इसकी तहकीकात बाद में होंगी और पोस्टमार्टम जो है ऑलरेडी हो गया है, अब हम बॉडी को घर भेज रहे हैं। बहरहाल केन्या में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उन्होंने इस कंपाउंड, जिसको हम क्लब पहले कह रहे थे, कंपाउंड कह रहे हैं अब, एक जो आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की जगह है, उनसे काफी सवालात किए। केन्या की जो है इन्वेस्टिगेटिव टीम, उन्होंने उनसे उनका मसला भी ले लिया। चेक करने के लिए इन दोनों भाइयों ने ये कहानी भी फैला दी है कि अरशद शरीफ मुस्तकिल तौर पर केन्या में रहना चाहता था और अपने खानदान को भी बुलाना चाहता था। मैं अरशद शरीफ को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मुझे इस बात पर एतबार नहीं है। खैर ये तो वहाँ से पता चल सकता है कि उसने वीजा बढ़ाना था या नहीं। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव टीम जिसे शहबाज शरीफ ने भेजा था और अब उनकी रिपोर्ट कुछ मंजर आम पर आई है सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस के बाद, तो लगता है कि वो कोई इतनी कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। जिस सहाफ़ी की बात आपसे की है जो केनियन न्यूज़पेपर द नेशन से मुंसलिक है, अबुआ जो केज जिसका नाम है, उसने 1 नवंबर जो है उस रिपोर्ट में लिखा है कि खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद को पाकिस्तान की टीम ने सवालात किए तो उन्होंने बता दिया कि अरशद शरीफ ARY के नेटवर्क के बॉस सलमान इकबाल उनके कहने पर होस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि आपको पहले बताया था कि इनका दावा ये था कि हम अरशद शरीफ को एक खाने पर मिले थे और फिर उसने अरशद को अपने घर दावत दी और अपनी लॉज में जो नैरोबी के करीब है वहाँ पर गालबन रखा। ये बयान जो है वक़ार अहमद ने इंटरनेशनल मीडिया को दिया। यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा जो राइटिंग में है थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। टाइमिंग जो होती है वो सारे वाक़यात की बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि लिखा था कि पहली रिपोर्ट थी, इसमें लिखा था कि उस दिन वो पूरा दिन वहाँ पर उसी जगह पर गुजारा था अरशद शरीफ ने, लेकिन जो एक दूसरा बयान है उसमें कि वो जब आने की दावत दी तो उनके घर गए, तो गालबन क्या उसी दिन घर गए थे तो बाद में क्लब में आए थे, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है। अगर हाइपोथेटिकल सोचें सवाल, तो वो ये है कि अगर वो सारा दिन क्लब में था और फर्ज करें कि खाना खाने के लिए खुर्रम के साथ वक़ार की लॉज में चला गया और फिर वहां से नैरोबी जाने के लिए निकले, तो फिर ये हादसा इस क्लब से आधा किलोमीटर दूर कैसे हुआ? जबकि पिछली पॉडकास्ट में जैसे कि आपको बताया था कि जब वो रास्ते बता रहा था कि वहां पर एक जंक्शन है और 2 रास्ते जाते हैं वहां से नैरोबी को, एक छोटा है, दूसरा थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो इस
इस सिनारियो के हिसाब से तो खाना खाने के बाद नैरोबी जाने के लिए वाया क्लब कैसे जा सकते हैं, जबकि घर उसका जो लॉज थी वो इन बिटवीन दैट क्लब और नैरोबी के रास्ते में आती थी। सवाल तो बहुत है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सवाल टेबलेट का और या लैपटॉप का और फोन का, ये कैसे पता चल सकता है ये कि कितने हाथों में गए हैं ये और कितना डाटा उसमें से डिलीट हुआ है। अगली पॉडकास्ट में कुछ और सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।